10th क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक सम पूर्णांक होगा। देखो, किसी भी पूर्णांक m के लिए धनात्मक सम पूर्णांक, देखो आप, धनात्मक सम पूर्णांक होने का मतलब ये होता है कि वहां पे कहीं न कहीं दो का होना नेसेसरी होती है, दो का होना बहुत जरूरी होता है। और एक इसके अलावा एक बात और होती है कि अगर दो के गुणन में एक जोड़ दिया जाएगा तो वो एक ज्यादा कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो विषम की ओर बढ़ जाएगी संख्या। मतलब सम संख्या जो होती है वो दो के गुणनखंड में ही हो सकती है। इसलिए आप इन सभी विकल्पों में से अगर इसको देखो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक जोड़ा गया है। और ये 2m, इसमें आप देख रहे हो कि फैक्टर के रूप में 2 है, इसलिए ये निश्चित रूप से यही सम संख्या होगी। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि 95 और 152 का मैं से एचसीएफ याद करो। मतलब इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं की वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो ऐसे में आप देखोगे 95 और 152, तो इसके लिए या तो आप इसको निकालो, इसका एचसीएफ आप निकालो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी हल कर सकते हो, या फिर दूसरी मेथड एचसीएफ आप निकाल सकते हो। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। मान लीजिए 152 है और 95 है, कितने टाइम, एक टाइम जाएगा और ये 95 ही होगा और ये यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ से 4 बचता है, 14 में से 9, 5, 57 आएगा। फिर 95 95 में डिवाइड देंगे हम, 1 टाइम जाएगा। इस तरह से आप ले जाओगे तो आप ये देखोगे कि 19 आएगा। 19 वो संख्या होगी जिस बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका दोनों में भाग जा सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, सम दशमलव के रूप में व्यक्त हो सकने वाली परमीय संख्या। बच्चों, मैंने आपको बताया है वही संख्या सम दशमलव में हो सकती है जिसके हर का गुणनखंड या तो केवल 2 होगा या तो केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। इसके अलावा और संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर 2 हो, 2 के साथ कोई और संख्या हो तब भी पॉसिबल नहीं है। 5 है, 5 के साथ कोई और संख्या हो तब भी पॉसिबल नहीं है। या तो 2 अकेला हो या तो अकेला 5 हो या तो 2 और 5 दोनों हो। बस ऐसे में आप देख सकते हो इसके हर का गुणनखंड किया जाएगा तो निश्चित रूप से 2 और 5 तो दोनों नहीं आएगा। 2 हो सकता है लेकिन 5 नहीं होगा। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे तो 5 आएगा बट 2 नहीं आ सकता है। इसके अलावा इसमें 3 में गुणनखंड हो सकता है, इसमें ये भी 7 में नहीं हो सकती है। इसको आप करोगे, इसके हर का गुणनखंड करोगे आप 625 का, तो केवल 5 आएगा, केवल 5 आएगा और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। तो मैंने बताया है कि केवल 5 हो या केवल 2 हो या 5 हो तो दोनों हो। तो ऐसी संख्या ही सम दशमलव में बदली जा सकती है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म कैसे हैं ये कह रहा। तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि अद्वितीय हल है, 2 हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं। तो इसके लिए आपको फार्मूला चेक करना पड़ेगा। जैसा कि अगर देखा जाए तो a1 = इसमें हो जाएगा 1, b1 = हो जाएगा 2 और c1 = आपका हो जाएगा 5। पहले इक्वेशन के लिए, पहले समीकरण के लिए, और दूसरे समीकरण के लिए क्या होगा, a2 का मान हो जाएगा आपका -3 और b2 का मान हो जाएगा -6, c2 का मान होगा आपका 1। तो यहाँ पे आप कोई इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन आपको लगाना पड़ेगा a1/a2 का। तो देखते हैं, ट्राई किया जाए।
A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2। तो A1 का वैल्यू क्या होता है, 1 है। A2 का वैल्यू क्या है, -3 है। B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू -6, C1 का वैल्यू आप 5 और C2 का वैल्यू क्या है, 1। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा कि इसको हम कट करेंगे तो ये वाला दो वैल्यू तो बराबर जा रहा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो रहा। इसका मतलब A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 इज नॉट इक्वल टू C1 upon C2। मतलब ये इसके कोई नहीं हल। ये जो पोजीशन होता है A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इज नॉट इक्वल टू C1 upon C2, ये जो होता है ये पोजीशन बताता है कि कोई हल नहीं। और अगर A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2 तीनों वैल्यू बराबर आते हैं तो अनंत हल होते हैं। ऐसे में ये कोई हल नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। अगर युग्म संगत है तो आलेख की रेखाएं कैसी होंगी, समांतर नहीं हो सकती, समपाती हो भी सकती हैं, लेकिन अगला तीसरा पोजीशन कह रहा प्रतिच्छेदी या समपाती, ये भी सही होगा। ये पूरी तरह से अगर संगत है तो या तो प्रतिच्छेदी होंगी या तो समपाती होंगी, यही कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, a के किस मान के लिए समीकरण कितना का एक मूल 1/2 होगा। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इस समीकरण में k का मान पुट अप करना पड़ेगा। x² प्लस kx -5/4 इक्वल टू 0 है। इसका एक मूल k मतलब k का मान ज्ञात करना, जिसका एक मूल 1/2 है। इसका मतलब x की जगह पे हमें 1/2 रख देना है। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे प्लस k गुणे 1/2 माइनस 5/4 0 होता है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा और ये प्लस k/2 हो जाएगा, एक अंदम k/2 और ये माइनस 5/4 इधर जाएगा तो प्लस 5/4 होगा। और इस तरह से आप k/2 को अगर एक ही रखते हो तो 5/4 यहाँ है और 1/4 इधर माइनस 1/4 होगा। और इस तरह से k/2 बराबर, ये हर इनके बराबर हैं तो वैसे लिख दिया जाएगा। और इसमें इसको हटा देंगे, 5 के 4 ये कट जाएगा, 1/1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे k बराबर 2 आएगा। तो ये k का मान 2 होगा। सर इसका विकल्प के मिस्टेक हो गया तो इसलिए यहाँ पे 2 होगा। तो इस तरह से इसका ये वाला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये द्विघात समीकरण 3x² प्लस -12x प्लस n इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का मान। देखो समीकरण के द्विघात समीकरण के अगर मूल समान होते हैं तो b इक्वल टू 0 होता है। ये क्या कहते हैं, विस्तर होता है। और d का फार्मूला होता है b² - 4ac इक्वल टू 0। और इस तरह से d का वैल्यू यहाँ से देखे पढ़ो, 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे e का वैल्यू 3 और c का वैल्यू m है इक्वल टू 0 होता है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस ये भी 12 होगा इक्वल टू 0 माइनस 12 m को हम यही रखते हैं तो 144 इधर जाएगा, माइनस 144 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 12 बराबर में तो m का मान आपका 12 आएगा। 12 इसमें भी विकल्प में मिस्टेक हो गया है और ये 12 डी विकल्प होगा। इस तरह से ये इतने क्वेश्चंस की एक छोटी सी सीरीज मैंने आपके सामने दिखाया और इसको वीडियो को आप कई बार देखें, जिससे आपका छोटा मोटा जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर
है।